प्राचीन भारत के उस तटीय राज्य में सुबहें हमेशा नम हवा और समुद्री पक्षियों की आवाज से शुरू होती थी। किनारों पर बसे छोटे गांवों में लकड़ी के घर थे, जिनकी छतों पर नमक की हल्की परत जम जाती थी। इन्हीं में से एक गांवों में आरव और मीरा रहते थे। दोनों का बचपन एक ही किनारे पर खेलते, मछुआरों की नावों को देखते और दूर क्षितिज की तरफ सवाल उठाते बीता था। जहां समुद्र आसमान से मिलता था, वहां आखिर था क्या? आरव और मीरा साथ बड़े हुए थे, लेकिन दोनों के भीतर समय के साथ एक अजीब सी दूरी बनती चली गई थी। आरव बाहर से शांत दिखता था, मगर उसकी आंखों के भीतर एक लगातार चलती बेचैनी उसे बाकी लोगों से अलग कर देती थी। वो अक्सर चट्टानों पर बैठ जाता और देर तक समुद्र की लहरों को देखता रहता, जैसे हर लहर कोई अधूरा संदेश लेकर किनारे तक आ रही हो। ऐसा संदेश जिसे वो पढ़ तो सकता है, पर समझ कभी पूरी तरह नहीं पाता। मीरा कई बार उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाती, लेकिन उनके बीच की खामोशी भी किसी पुरानी रिश्ते की तरह भारी और जटिल लगती थी। मीरा बिल्कुल उलट थी, तेज, सवालों से भरी हुई और किसी भी रहस्य को छोड़ ना देने वाली। वो पुरानी ग्रंथों, समुद्री कहानियों और नाविकों की अधूरी बातों को जोड़कर खुद अपनी दुनिया बनाती रहती थी। दोनों के बीच बहसें भी होती थीं और चुप्पियां भी, लेकिन उनके सपनों की दिशा हमेशा एक ही रहती थी। एक दिन समुद्र के किनारे एक पुरानी टूटी नाव के पास सफाई करते हुए मीरा को रेत में दबा हुआ एक टुकड़ा मिलता है। वह लकड़ी का नहीं, बल्कि किसी पुराने चमड़े जैसा था। नमक और समय ने उसे लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन उस पर बना चिन्ह साफ था। एक गोल घेरा जिसके बीचों बीच एक तारा और उसके चारों ओर लहरों जैसी रेखाएं, जैसे समुद्र खुद किसी संकेत में बदल गया हो। मीरा ने जब यह आरव को दिखाया तो वह देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से उस चिन्ह के किनारों पर उंगलियां फिराईं, जैसे वो उसे याद कर रहा हो, न कि पहली बार देख रहा हो। उसी क्षण दोनों को यह महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये किसी भूली हुई दिशा की पुकार है। गांव के पुराने मछुआरे इसे देखकर डर जाते थे, कुछ इसे समुद्र की श्राप से जोड़ते थे, लेकिन मीरा के लिए ये डर नहीं, एक पहेली थी। नक्शे के टूटे हिस्सों को जोड़ने पर एक नाम उभरता है, नील रत्न। कहा जाता था कि ये कोई साधारण खजाना नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा ऐसा रहस्य है जो देखने वाले को दुनिया को समझने की दृष्टि देता है। कुछ लोग इसे कल्पना मानते थे, कुछ इसे चेतावनी, लेकिन मीरा और आरव के लिए ये अब एक रास्ता बन चुका था। उस रात जब समुद्र अंधेरे में पूरी तरह शांत था और हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, दोनों ने निर्णय लिया। गांव की पुरानी, लगभग भूली हुई नाव तरंगिनी को उन्होंने फिर से तैयार करना शुरू किया। रस्सियां बदली गईं, लकड़ी मजबूत की गई और पालों पर समय की धूल झाड़ी गई। किसी ने उन्हें रोका नहीं, शायद इसलिए कि लोग जानते थे कुछ यात्राएं रोकी नहीं जाती, बस शुरू होने का इंतजार करती हैं। और जब अगली सुबह पहली रोशनी समुद्र पर गिरी, तो तरंगिनी पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, उस दिशा में जहां नक्शे खत्म होते थे और रहस्य शुरू होते थे। शुरुआत के कुछ दिन समुद्र ने उन्हें भ्रम में रखा, जैसे वो उन्हें स्वीकार कर चुका हो। तरंगिनी शांत पानी पर ऐसे आगे बढ़ती रही मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रास्ता दिखा रहा हो। सूरज दिन में सुनहरी चादर बिछाता और रात में तारी इतनी पास लगती कि लगता उन्हें हाथ से छू लिया जाएगा। आरव और मीरा के बीच बातचीत कम शब्दों में चलती, लेकिन हर शब्द में एक बढ़ती हुई निश्चितता थी कि वे सही दिशा में जा रही हैं। फिर समुद्र ने अपना चेहरा बदल लिया। पहले हवा बदली, हल्की, लगभग अनसुनी सी फुसफुसाहट जैसी। फिर लहरों की चाल धीमी नहीं हुई, बल्कि भारी होने लगी, जैसे पानी अपनी गहराई से कुछ खींचकर ऊपर ला रहा हो। आसमान पर बादल ऐसे इकट्ठा हुए जैसे किसी ने स्याही पानी में गिरा दी हो। कुछ ही समय में पूरा क्षितिज अंधेरे से भर गया। तूफान अचानक नहीं आया, उसने जैसे उन्हें घेर लिया। लहरें अब सामान्य नहीं थीं, वे दीवारों की तरह उठती, नाव के चारों ओर घूमती और फिर पूरे वेग से टकराती। तरंगिनी लकड़ी का एक छोटा शरीर बनकर रह गई, जिसे समुद्र अपनी इच्छा से इधर उधर फेंक रहा था। रस्सियां चीखने लगी, लकड़ी कराहने लगी और हवा में नमक के साथ डर घुल गया। आरव ने पतवार को पकड़ रखा था, उसके हाथ सफेद पड़ चुके थे। उसकी आंखों में डर था,
लेकिन हाथ अब भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। हर लहर के साथ वो नाव को संतुलित करने की कोशिश करता, जैसे वो किसी जीवित चीज को बचा रहा हो। मीरा डेक पर झुकी हुई थी, उसकी उंगलियां भीगी हुई रस्सियों पर थीं। वो दिशा समझने की कोशिश कर रही थी। नक्शा अब बेकार हो चुका था, सिर्फ आकाश और पानी थे, लेकिन उनमें भी कुछ बदलता हुआ संकेत था। वो बार बार क्षितिज को देखती, जैसे तूफान के भीतर कोई छिपी हुई स्थिरता ढूंढ रही हो। आरव, बाईं तरफ नहीं, वो लहर घुमा रही है। उसकी आवाज हवा में टूट गई, लेकिन जवाब आने से पहले ही एक विशाल लहर उठी, इतनी ऊंची कि उसने सूरज को ढक दिया। वो लहर आगे नहीं आई, वो टूटी नहीं, वो झुकी, जैसे समुद्र खुद सांस ले रहा हो। और फिर उसने उन्हें निगल लिया। कोई आवाज नहीं बची, सिर्फ पानी, अंधेरा और एक क्षण जिसमें दुनिया रुक गई। जब चेतना लौटी तो सब कुछ अलग था। आरव सबसे पहले रेत को महसूस कर पाया, गीली नहीं बल्कि ठंडी और अजीब तरह से चिकनी। उसकी आंखें खुली तो आसमान हल्का था, लेकिन रंग वैसा नहीं जैसा उसने कभी देखा था। वो नीला था, गहरा नीला, जिसमें हल्की चमक तैर रही थी। मीरा कुछ दूरी पर पड़ी थी। वो धीरे धीरे उठी, सिर पकड़ते हुए, जैसे यादें वापस जुड़ रही हों। हम बच गए? आरव ने धीमे से कहा। लेकिन जवाब देने के बजाय मीरा खड़ी हो गई थी। उनके सामने एक तट था, लेकिन ये किसी सामान्य किनारे जैसा नहीं था। रेत हल्की नीली थी, जैसे उसमें आकाश खुल गया हो। और सबसे अजीब बात, पास के पेड़ धातु जैसे थे, जिनकी शाखाएं हल्की रोशनी में चमकती थीं। हवा में एक अजीब कंपन था, जैसे ये जगह सांस ले रही हो, लेकिन किसी और ताल में। समुद्र पीछे शांत था, लेकिन वो वही समुद्र नहीं लग रहा था जिससे वे आए थे। मीरा ने धीरे से रेत छुई। ये हमारी दुनिया नहीं है, उसने कहा। आवाज में डर से ज्यादा समझ थी। आरव ने क्षितिज की ओर देखा। कोई नाव नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ अनजान भूमि। उस अजीब तट पर समय सामान्य तरीके से नहीं चलता था। सूरज ऊपर था, लेकिन उसकी रोशनी सीधी नहीं पड़ती थी, जैसे हवा उसे मोड़ देती हो। नीली रेत पर चलते हुए हर कदम के साथ हल्की सी ध्वनि उठती, मानो जमीन उनके चलने को याद कर रही हो। आरव और मीरा कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें एहसास हुआ, वे अकेले नहीं हैं। पेड़ों के बीच हलचल थी, पर यह साधारण हलचल नहीं थी, ये निरीक्षण था। कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थीं, लेकिन छिपे हुए डर के साथ। अचानक चारों ओर से लोग सामने आए। वे साधारण मनुष्यों जैसे थे, लेकिन उनके वस्त्र हल्की नीली और हरे रंग के थे, जिन पर लहरों जैसे पैटर्न बने थे। उनकी त्वचा पर हल्की चमक थी, जैसे लंबे समय तक पानी और हवा के बीच रहने से शरीर बदल गया हो। वे हथियार नहीं उठा रहे थे, लेकिन उनकी स्थिति सतर्क थी, जैसे कोई भी हरकत खतरे में बदल सकती हो। उनमें से एक आगे आया, सबसे वृद्ध लगता था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें गहराई ऐसी थी जैसे कई समुद्र उसमें बंद हों। उसने कुछ शब्द बोले। भाषा अजीब थी, लहरों जैसी, टूटती और जुड़ती हुई। आरव और मीरा समझ नहीं पाए। पहले संपर्क आसान नहीं था। आरव ने धीरे से हाथ ऊपर किए, बिना किसी आक्रामक इरादे के। मीरा ने जमीन पर घुटने टेक दिए और रेत पर वही चिन्ह बनाया जो उन्होंने नक्शे पर देखा था। गोल घेरा, बीच में तारा और चारों ओर लहरें। वो क्षण बदल गया। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे किसी ने पूरा वातावरण रोक दिया हो। वृद्ध व्यक्ति की आंखें उस चिन्ह पर टिक गईं। उसने उसे करीब से देखा, फिर धीमे से पीछे हट गया। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे आए। डर अब जिज्ञासा में बदलने लगा था। उन्हें एक बड़ी वृत्ताकार स्थान पर ले जाया गया, जहां पत्थर जमीन से उभर कर बने थे और बीच में पानी का एक स्थिर कुंड था जो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जबकि हवा चारों ओर चल रही थी। वहां उन्हें जलवंशियों का मुखिया मिला। उसकी उपस्थिति साधारण नहीं थी। वो चलता नहीं था, बल्कि जैसे जगह उसके आने से पहले ही उसके लिए रास्ता बना देती हो। उसकी आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि समय का भार था। उसने लंबे समय तक आरव और मीरा को देखा, फिर वही अजीब लहर जैसी भाषा में कुछ कहा।
इस बार मीरा ने ध्यान दिया। वो शब्दों को नहीं, ध्वनि के उतार चढ़ाव को समझने लगी, जैसे अर्थ सीधे मन में उतर रहा हो। तुम बाहर से आए हो? अनुवाद जैसा विचार उसके मन में उभरा। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत के बाद, जो शब्दों से ज्यादा संकेतों और समझ का आदान प्रदान था, मुखिया ने एक निर्णय लिया। रात होने पर उन्हें आश्रय दिया गया। अग्नि नहीं जलती थी, बल्कि हल्की नीली रोशनी हवा में तैरती थी। पानी की सतहें दीवारों की तरह इस्तेमाल होती थीं। उनमें हलचल थी, जैसे वे जीवित हों। मीरा और आरव को अब समझ आ रहा था कि ये जगह सामान्य दुनिया से अलग नियमों पर चलती है। अगली सुबह उन्हें फिर उसी वृत्ताकार स्थान पर बुलाया गया। इस बार मुखिया ने सीधे उनकी ओर देखा और ऐसे बोला जैसी भाषा अब बाधा नहीं रही। नील रत्न, उसका स्वर गंभीर था, सिर्फ समुद्र में छिपा खजाना नहीं है। वो उन लोगों को चुनता है जो उसे समझने की क्षमता रखते हैं। वो रुका, फिर आगे बोला, उस तक पहुंचने के लिए 3 द्वार हैं। उसने पानी की ओर इशारा किया। पानी जो तुम्हें दिशा से नहीं, प्रवाह से परीक्षा लेगा। फिर पत्थरों की ओर, पत्थर जो तुम्हें शक्ति से नहीं, समझ से तोड़ेगा। और अंत में अपनी आंखों की ओर, मन जो तुम्हें खुद से ही लड़ने पर मजबूर करेगा। आरव ने पहली बार गंभीरता से सुना। ये कोई साधारण खजाने की खोज नहीं थी। मीरा की आंखों में उत्साह और चिंता दोनों थे। मुखिया ने धीरे से अंतिम बात कही, जो लोग केवल बाहर की दुनिया जीतना चाहते हैं, वे पहले द्वार पर ही खो जाते हैं। हवा हल्की चल रही थी, लेकिन अब उसमें एक नई गहराई थी, और आरव और मीरा समझ गए कि उनकी असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। समुद्र से नहीं, खुद से। जलवंशियों ने उन्हें विदा किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं दी। वो एक मौन समझ थी, जैसे कोई पुरानी किताब का अगला पन्ना बिना शब्दों के पलट दिया गया हो। वृत्ताकार तट पर जब आरव और मीरा पहुंचे, तो वहां तरंगिनी नहीं थी। उसकी जगह एक और नाव थी। वो लकड़ी की नहीं लग रही थी। उसका ढांचा हल्का था, लगभग पारदर्शी, और किनारों पर पतली धातु जैसी रेखाएं थीं, जो समुद्री हवा के साथ धीरे धीरे धड़कती प्रतीत होती थीं। पाल कपड़े के नहीं, बल्कि किसी जीवित झिल्ली जैसे थे, जो हवा को महसूस करते ही अपना आकार बदल लेती थी। मुखिया ने बस एक शब्द कहा, प्रवाह पंख। नाव जैसे जवाब में हल्का सा झुक गई, मानो उसे नाम याद हो। मीरा ने पहले कदम रखा। उसके पैरों के नीचे नाव ने हल्का कंपन किया, जैसे उसे पहचान लिया हो। आरव पीछे आया, और जैसे ही दोनों बैठे, नाव ने खुद को समुद्र की ओर छोड़ दिया। इस बार वे समुद्र को नियंत्रित नहीं कर रहे थे, समुद्र उन्हें ले जा रहा था। कुछ समय तक सब शांत था, लेकिन जल्द ही पानी का स्वभाव बदलने लगा। लहरें अब टकरा नहीं रही थीं, वे रास्ता बना रही थीं। धारा कभी ऊपर उठती, कभी नीचे गिरती, जैसे कोई अदृश्य नक्शा उनके सामने खुल रहा हो। मीरा को समझ आने लगा कि ये नाव दिशा नहीं ढूंढती, ये प्रवाह को पढ़ती है। हम जहां सोचते हैं वहां नहीं जा रहे, उसने धीमे से कहा। आरव ने समुद्र की ओर देखा। तो फिर हम कहां जा रहे हैं? मीरा का जवाब तुरंत नहीं आया, क्योंकि उसका उत्तर शब्द नहीं था, अनुभव था। दूर क्षितिज पर एक द्वीप उभरने लगा। पहले वो ठोस नहीं था, जैसे धुंध और पत्थर के बीच कोई अनिश्चित विचार आकार ले रहा हो। लेकिन जैसी जैसी वे पास पहुंची, वो स्पष्ट होता गया। ये द्वीप अजीब था। किनारे स्थिर नहीं थे, जमीन हल्की हल्की हिलती थी, जैसे सांस ले रही हो। पेड़ कभी झुकते, कभी सीधे होते, बिना हवा के आदेश के। चट्टानें भी अपनी जगह बदलती प्रतीत होती थीं, जैसे समय यहां स्थिर नहीं था। ये जगह जीवित है, आरव ने धीमे से कहा। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें पहले ही किसी और चीज पर थीं। द्वीप के बीचों बीच एक पहाड़ था, और उसमें एक विशाल गुफा का मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी पुरानी रहस्य ने अपने दांत खोल दिए हों। गुफा के भीतर हवा अलग थी। ये ठंडी नहीं थी, गर्म नहीं थी, बल्कि भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी याद अंदर जा रही हो। दीवारों पर चित्र बने थे,
पहले वे सिर्फ आकृतियां लगती थीं, लहरें, आकाश और अज्ञात जीव। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ी, चित्र कहानी बनने लगी। एक युद्ध था, लेकिन ये किसी मनुष्य और मनुष्य के बीच नहीं था। समुद्र और आकाश के बीच संघर्ष था। विशाल आकृतियां, जिनका आकार समझ से बाहर था, एक दूसरे से टकरा रही थीं। लहरें हथियार बन रही थीं और हवा ढाल। बीच में एक चमकता हुआ बिंदु था, वही प्रतीक जिसे उन्होंने नक्शे पर देखा था, नील रत्न। मीरा ने एक चित्र को ध्यान से देखा। उसमें 4 प्रतीक थे, लेकिन क्रम उलझा हुआ था। कहीं लहर पहली थी, कहीं आकाश, कहीं पत्थर जैसी आकृति। ये पहेली है, उसने फुसफुसाकर कहा। आरव ने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण आवाज आई, एक भारी गूंजती हुई ध्वनि। गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो चुका था। अंधेरा फैल गया, लेकिन चित्र चमकने लगे, जैसे गुफा खुद उन्हें संकेत दे रही हो। मीरा ने धीरे धीरे सांस ली। ये जगह हमें बंद नहीं कर रही, ये हमें समझने के लिए मजबूर कर रही है। आरव ने दीवार को छुआ। ठंडी सतह पर हल्का कंपन था। क्रम ढूंढना होगा, उसने कहा। वे चित्रों के पास वापस आए। इस बार उन्होंने देखा, हर प्रतीक केवल घटना नहीं था, बल्कि परिणाम था। लहरें कारण थीं, आकाश प्रतिक्रिया था, पत्थर संतुलन था। मीरा की आंखें धीरे धीरे संकरी हो गईं। नहीं, ये युद्ध नहीं है, उसने कहा। ये चक्र है। उसने क्रम बदला। पहला पत्थर, दूसरा पानी, तीसरा आकाश और अंत में प्रकाश। जैसे ही उसने आखिरी चित्र को छुआ, गुफा हल्की से कांप उठी। दीवारें जो बंद थीं, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रोशनी बाहर से नहीं आई, वो अंदर से जागी। जब वे बाहर निकले तो द्वीप फिर पहले जैसा नहीं था। जमीन अब भी हिल रही थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि समझ में आने लगी थी। प्रवाह पंख दूर पानी पर उनका इंतजार कर रही थी, जैसे उसे पता था कि वे लौट आएंगे। मीरा ने एक बार पीछे देखा। ये जगह हमें मार सकती थी, उसने कहा। आरव ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन इसने हमें समझना चुना। नाव आगे बढ़ी और द्वीप धीरे धीरे धुंध में खो गया। द्वीप से निकलते ही समुद्र का रंग फिर बदल गया था, जैसे किसी ने पानी में पुरानी स्याही घोल दी हो। प्रवाह पंख अब पहले जैसी सहज नहीं चल रही थी। उसकी गति में हल्का सा असंतुलन था, जैसे वो भी किसी नए नियम को समझने की कोशिश कर रही हो। दूर क्षितिज पर एक पतली रेखा उभरी, एक छोटा अकेला द्वीप। उस पर पहुंचते ही हवा बदल गई। यहां हवा भारी नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से स्थिर थी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई हो, सिर्फ देखने वालों को हिलने की अनुमति हो। तट पर उतरते ही उन्हें वो मिला, एक साधु। वो किसी पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहां आया था, बल्कि वो हमेशा से वहीं था। उसके चारों ओर रेत नहीं, छोटे छोटे पत्थर थे, जो बिना हवा की भी हल्की हल्की घूम रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं। फिर भी उसने कहा, तुमने पत्थर का द्वार पार कर लिया। आरव और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। हमने? मीरा ने धीमे से कहा। साधु ने आंखें नहीं खोली। गुफा में जो क्रम तुमने समझा, वो केवल पहेली नहीं थी, वो पहली परीक्षा थी। समझ की नहीं, दृष्टि की। वो रुक गया, फिर आगे बोला, अब तुम उस मार्ग पर हो जहां बाहरी दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलते हो। रात होने से पहले ही यात्रा फिर शुरू हो गई। इस बार कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। प्रवाह पंख भी अब समुद्र पर वैसे नहीं चल रही थी जैसे पहले चलती थी, जैसे उसे भी संदेह हो कि आगे पानी ही है या कुछ और। द्वीप धीरे धीरे पीछे छूट गया और फिर समुद्र ने अपनी भाषा बदल दी। पहले छोटे छोटे संकेत आए। आरव को दूर किनारे पर अपने गांव की आकृतियां दिखी, लकड़ी के घर, धुआं और परिचित चेहरे। लेकिन जैसे ही वो ध्यान देता, सब धुंधला हो जाता। मीरा को पानी में वही नक्शा दिखाई देता जो उसने पहली बार पाया था,
लेकिन इस बार उसमें नए रास्ते खुलते थे जो पहले कभी नहीं थे। ये सही नहीं है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी वो दृश्य मिटता नहीं था। कुछ समय बाद द्वीप नहीं बल्कि स्थिति बदलने लगी। अब वे किसी जगह पर नहीं थे, बल्कि किसी अनुभव के बीच थे। आरव को अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डांटते हुए, फिर अचानक शांत हो जाती हुई, जैसे कोई अधूरी बात हवा में लटक गई हो। मीरा को अपने पुराने फैसले दिखने लगे, छोटे छोटे मोड़ जहां उसने कुछ और चुन सकता था लेकिन नहीं चुना था। और हर दृश्य के साथ एक भावना जुड़ी थी, पछतावा, डर, अनिश्चितता। ये जगह, आरव ने सांस लेते हुए कहा, हमारे दिमाग के अंदर है। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे भी समझ आने लगा था। ये समुद्र नहीं बदल रहा था, ना ही दुनिया। ये उनकी यादों की परतें खुल रही थीं। और फिर पहला हमला हुआ, लेकिन कोई दुश्मन नहीं था। आरव खुद को एक ऐसे दृश्य में पाया जहां वो अकेला था। नाव टूट चुकी थी और समुद्र अंतहीन था। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज लौटकर नहीं आई। वो घुटनों के बल गिर गया। मैं यहां से बाहर नहीं निकल सकता। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसी क्षण मीरा की आवाज कहीं दूर से आई। ये सच नहीं है, लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, भीतर से भी थी। मीरा भी अपनी लड़ाई में थी। उसे दिखाया जा रहा था कि उसका हर निर्णय गलत था। हर कदम किसी नुकसान की ओर ले जाता है। लोग उससे दूर जा रहे थे, रास्ते बंद हो रहे थे, और हर विकल्प उसे अकेला छोड़ रहा था। एक आवाज उसके भीतर धीरे धीरे बढ़ रही थी। तुम हमेशा गलत जगह पहुंचती हो। समुद्र शांत था, लेकिन उनके भीतर तूफान चल रहा था। फिर कुछ बदल गया। आरव ने आंखें बंद की और इस बार दृश्य से भागने की कोशिश नहीं की। उसने उसे देखा, पूरा देखा। डर को, असफलता को, उस क्षण को जब सब खत्म लग रहा था, और धीरे से बोला, ये याद है, भविष्य नहीं। मीरा ने भी वही किया। उसने उन सभी विकल्पों को देखा जिनसे वो डरती थी, और फिर समझा, वे सभी संभावनाएं थीं, सजा नहीं। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के भ्रम को स्वीकार किया, दृश्य टूटने लगे। समुद्र वापस आ गया, आकाश वापस आ गया, और प्रवाह पंख फिर से स्थिर हो गई। द्वीप कहीं नहीं था, या शायद वो हर जगह था। साधु की आवाज अंतिम बार हवा में गूंजी। पत्थर का द्वार पार करने का मतलब है स्वयं को स्थिर देखना, भले ही भीतर सब टूट रहा हो। और फिर मौन। आरव ने मीरा की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस समझ थी। तो ये सिर्फ शुरुआत थी, उसने कहा। मीरा ने समुद्र की ओर देखा, जहां अगला रास्ता धुंध में खो रहा था। हाँ, उसने कहा, और अब असली यात्रा शुरू होती है। जब प्रवाह पंख अंतिम द्वीप के पास पहुंची, तो हवा बदल चुकी थी। ये बदलाव अचानक नहीं था, ये धीरे धीरे जमा हुआ एक एहसास था, जैसे कई यात्राओं का भार अब एक जगह आकार ले रहा हो। द्वीप विशाल था। उसके केंद्र में एक पर्वत खड़ा था, लेकिन वो पर्वत पत्थर का नहीं लगता था, बल्कि समय का बना हुआ प्रतीत होता था। उसकी सतह पर परतें थी, और हर परत किसी अलग युग की कहानी जैसी दिखती थी। आरव और मीरा जब किनारे उतरे, तो उनके कदमों के नीचे जमीन स्थिर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। पर्वत के भीतर प्रवेश एक द्वार नहीं था, वो एक मार्ग था। गुफाओं का जाल। पहली गुफा में वे एक ऐसे समाज के निशान देखते हैं जो पूरी तरह संगीत पर आधारित था। दीवारों पर नक्काशी नहीं, बल्कि लय थी, ध्वनियों के पैटर्न जो अब भी हवा में कंपन छोड़ रहे थे। मीरा ने जैसे ही हाथ दीवार पर रखा, उसे हल्की सी धुन सुनाई दी, मानो पत्थर अब भी गा रहा हो। दूसरी गुफा में चित्र थे, लोग जिन्होंने समुद्र को देवता नहीं, साथी माना था। उनकी नावें विशाल थीं,
और उनकी जीवन की हर निर्णय लहरों की संकेतों से जुड़े थे। आरव उन्हें देखते हुए देर तक खड़ा रहा। हम अकेले नहीं थे, उसने धीरे से कहा। तीसरी गुफा में सब कुछ उल्टा था। वहां प्रकाश अंधेरे की तरह व्यवहार कर रहा था और अंधेरा दिशा दिखा रहा था। यह समझना मुश्किल था कि क्या वास्तविक है और क्या केवल दृष्टि का भ्रम। मीरा ने हल्की सांस ली। ये जगह इतिहास नहीं दिखा रही, ये सोचने के तरीके दिखा रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफाएं बदलती गईं। हर मोड़ पर एक नई दुनिया थी, कुछ शांत, कुछ टूटती हुई, कुछ ऐसी जिन्हें समझने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे। लेकिन हर जगह एक बात समान थी, लोग अलग थे, फिर भी जुड़े हुए थे। अंतिम कक्ष का प्रवेश बाकी सबसे अलग था। वहां कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक गोलाकार खुला स्थान था जहां हवा खुद चमक रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, सब कुछ शांत हो गया। यहां कोई चित्र नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक प्रकाश था जो धीरे धीरे केंद्र में इकट्ठा हो रहा था। और वहीं था वो नील रत्न। वो पत्थर नहीं था, वो प्रकाश का घनत्व था, स्थिर, गहरा और फिर भी जीवित। उसकी रोशनी बदलती थी लेकिन टूटती नहीं थी। उसमें रंग थे लेकिन सीमाएं नहीं थी। उसे देखते हुए ऐसा लगता था जैसे हर संभव रास्ता एक साथ मौजूद हो। मीरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। ये खजाना नहीं है, उसने कहा, आवाज लगभग फुसफुसाहट। आरव ने आंखें नहीं हटाईं। तो फिर क्या है? मीरा ने हाथ बढ़ाया लेकिन छुआ नहीं। ये समझ है कि सब कुछ अलग होकर भी एक है। जैसे ही आरव ने नील रत्न को छुआ, दृश्य टूटने नहीं लगा बल्कि फैल गया। उन्हें एक साथ कई जीवन दिखाई देने लगे। समुद्र के किनारे मछुआरे, पर्वतों पर साधक, रेगिस्तानों में यात्री और दूर शहरों में व्यापारी, सब अपने अपने रास्तों पर चलते हुए भी किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे। अलग भाषा, अलग रीति, अलग विश्वास, लेकिन अनुभव एक जैसा था, जीना, खोजना, डरना और आगे बढ़ना। आरव ने धीरे से हाथ हटाया। ये दुनिया को जोड़ता नहीं, ये दिखाता है कि वो कभी टूटी ही नहीं थी। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं थी, समझ थी। रत्न धीरे धीरे मंद होने लगा, जैसे उसने अपना संदेश पूरा कर लिया हो। गुफा अब भारी नहीं थी, वो हल्की थी। जब वे बाहर आई तो पर्वत पहले जैसा नहीं लग रहा था। अब वो एक संग्रह था, अनुभवों का, संस्कृतियों का और समय का। प्रवाह पंख नीचे इंतजार कर रही थी, शांत और स्थिर। मीरा ने अंतिम बार द्वीप की ओर देखा। हमने खजाना पाया, उसने कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, या उसने हमें समझ लिया। और वे आगे बढ़ गए, उस समुद्र की ओर जो अब पहले जैसा रहस्यमयी नहीं था, बल्कि जीवित, परिचित और अनंत रूप से जुड़ा हुआ। आरव और मीरा रत्न को अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसके ज्ञान को अपने साथ ले जाते हैं। वे अपने गांव लौटते हैं और अलग अलग संस्कृतियों, लोगों और अनुभवों की कहानियां साझा करते हैं। अब वे केवल साहसी यात्री नहीं, बल्कि ज्ञान के वाहक बन चुके होते हैं। समुद्र की लहरों के साथ उनकी कहानी समाप्त नहीं होती, वो एक नई यात्रा की शुरुआत बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।